भारत से स्कॉटलैंड का सफर। आज हमारे साथ खास मुलाकात डॉक्टर आशीष उपाध्याय जी के साथ। आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और भारत से स्कॉटलैंड जाना, रायपुर में जब आप बीटेक करते थे, जो आपने बताया, सफ़र कैसा रहा कि आपने सोचा था कि एक ही बार भारत से स्कॉटलैंड के लिए उड़ान भर दिया आपने? जी, सोचा तो नहीं था कि ऐसे जब हमने बीटेक स्टार्ट किया था तो ऐसा कुछ नहीं था कि एक दिन हम स्कॉटलैंड पहुँचेंगे और वहाँ रहना इंटर्नशिप करेंगे और फिर रहने लगेंगे। लेकिन हाँ, जब मौका मिला, अपॉर्चुनिटी आई और तो हमने उसे दोनों हाथों से ग्रैब करने की कोशिश की और जाके वहाँ काफ़ी एक्साइटिंग लगा और कोशिश करी कि जितना ज़्यादा अचीव किया जा सके, इस मौके को भुनाया जा सके, वो किया। गाजीपुर जनपद के हैं, और अगर मैं आपसे साझा करूं, जो लोग मुझको देख रहे हैं, विश्व सिंधु परिषद के गाजीपुर के जिलाध्यक्ष विनोद उपाध्याय जी के जो पुत्र हैं। जब आशीष उपाध्याय से लोग कहते थे, आज डॉक्टर आशीष उपाध्याय, कैसा लगता है? जी, काफ़ी अच्छा लगता है। जो पिछले 3-4 सालों की मेहनत रही, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल जो बोला जाता है कि बिना दिन रात सोचे, दिन रात एक करके जो हमने कोशिश करी कि एक अपनी पीएचडी कंप्लीट की जाए और उसका ज़रूर एक डिग्री मिलती है, बट जो नाम के साथ-साथ ये डॉक्टर भी लगाया जाता है। काफ़ी अच्छा लगता है सुन के कि लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं उसे, उस मेहनत को एक्नॉलेज कर रहे हैं और जो आशीर्वाद दिया था माँ-बाप ने और उस सब चीज़ों को एक्नॉलेज किया जा रहा है। डॉक्टर आशीष से अगर मैं पूछूं कि स्कॉटलैंड में आप कहाँ पे रहते हैं, किस शहर में? अभी हम स्कॉटलैंड में ग्लासगो में रहते हैं। वहाँ हमारी पीएचडी ख़त्म करने के बाद हमने जेपी मॉर्गन में एज अ डेटा साइंटिस्ट ज्वाइन किया। तो वहाँ ग्लासगो में उनकी ऑफ़िस है, वहीं पे हम अभी कार्यरत हैं पिछले 2 सालों से। अगर मैं आप पूछूं आशीष आपसे, तो खासियत क्या है स्कॉटलैंड की? सबसे अच्छा वहाँ पे क्या है? जी, वहाँ का मौसम, गर्मी का मौसम काफ़ी अच्छा लगता है हमें। जो सुबह 4 से 5 बजे से वहाँ उजाला हो जाता है, सूर्य भगवान के दर्शन हो जाते हैं सुबह 5 बजे से और आपको रात 10 बजे तक उजाला होता है। वो काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि आप कभी भी बाहर निकले, घर के बाहर निकले, काफ़ी प्लेज़ेंट मौसम होगा। काफ़ी पिक्चरेस्क जगहें होती हैं और वही सूर्य भगवान को देख के ही काफ़ी मन प्रसन्न हो जाता है और कुछ भी काम करने के लिए मोटिवेशन काफ़ी बढ़ जाता है। अगर डॉक्टर आशीष की मैं बात करूं, तो जब आप रायपुर में आपने बीटेक किया और गाजीपुर से भी आपने शिक्षा ग्रहण की, हुँ, हुँ। शुरुआती दिनों की अगर मैं जी, बात करूं, जी, जी। तो एक मोटा पैकेज, हुँ, हुँ। मैं कहूँ स्कॉटलैंड में जाके, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था आपकी सफलता के पीछे जो आप आज आपने अचीव किया है, हुँ, हुँ। किसका हाथ है, किसे कहेंगे? जी, अवश्य परिवार वालों का जो हमेशा आशीर्वाद और सपोर्ट रहा है, एक सबसे बड़ा मोटिवेशन और सबसे बड़ा फैक्टर रहा है इन सारी सफलताओं का। और उसके बाद अपनी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहा है, जो कि मैं बोलूँगा हमारी सफलता का कारण होगा। अगर मैं गाजीपुर की बात करूं, तो हुँ, जो भी हुँ। युवा देखते हैं, हुँ, हुँ। एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की आपने हुँ, हुँ। वहाँ पे जाके रहना। लोग देखते भी हैं और कई बार चर्चाएं होती हैं कि डॉक्टर आशीष वहाँ पे रहते हैं। हुँ, जो हुँ। बच्चे अगर आज आपको देख रहे हैं, जो बीटेक एमटेक तक करते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन मैं कहूँ ना कि पीक नहीं कर पाते, हुँ, हुँ। मतलब ऊपर जा नहीं पाते हैं, जो वो सोचते हैं, हुँ, हुँ। उनके लिए आप क्या कहेंगे, जो आपके फील्ड के बच्चे? जी, एक चीज़ कहूँगा मैं कि आप अपना पैशन फ़ॉलो करिए और आप सबसे पहले तो आइडेंटिफ़ाई करिए कि आपका पैशन क्या है इसमें। अगर आप जो भी फ़ील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक, एमटेक जो भी कर रहे हैं और फिर उसके साथ-साथ वेइ इन करिए अपने ऑप्शंस भी। अच्छी बात है एक पैशन को फ़ॉलो करना, बट ऐसे पैशन से अ, मुश्किलें आ सकती हैं जो आपको फ्यूचर में स्टेबल ना कर पाएँ। तो आप कोशिश करिए कि एक ऐसे ऑप्शन को देखिए, एक ऐसे पैशन को देखिए जो आप जिसमें आप बड़ी ही उत्तेजित होके, बड़े ही मोटिवेशन के साथ आप काम कर सकें और साथ-साथ वो आपको फ्यूचर में बढ़ाते भी रहें। तो जैसे कि मैं बोलूँगा, अगर कोई कंप्यूटिंग में है, किसी को कोडिंग पसंद है, तो आप बिल्कुल कोडिंग को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए, उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करिए और काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, आप लेने की कोशिश करिए। यदि आपको एकेडमिक्स ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज गैदर करना पसंद है, तो आप आगे हायर स्टडीज़ करिए।
रिसर्च करने की कोशिश करिए और चीज़ों को जानने की कोशिश करिए। अगेन वहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हैं। तो कुल मिला के कहना यही चाहूँगा कि आप पैशन फॉलो करिए, लेकिन साथ में एक करियर को एज अ गोल, एज अ मार्क आप रख के चाहे तो पैशन फॉलो करिए। आशीष, अगर मैं आपसे पूछूं, जब आप लोग जॉब पे जाते हैं, और भी कौन कौन से ऐसे देश के लोग हैं जिनसे बातें भी होंगी, और इंडियन भी क्या वहाँ पे लोग हैं, आप जरूर मैं चाहूँगा। ज़रूर, इंडियंस तो काफ़ी हैं वहाँ। ना सिर्फ जॉब में, हमारी पीएचडी में भी, हमारी यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी इंडियंस हुआ करते थे। हमारे लैब में काफ़ी पीएचडी के दौरान हमारे लैब में हमारे श्रीलंकन काफ़ी दोस्त हुआ करते थे। फिर यूरोपियन कंट्रीज से भी बहुत स्टूडेंट और वहाँ के नेटिव भी हुआ करते थे। सिमिलरली हमारे जॉब में भी वहाँ पे हमारी टीम में खास करके बहुत इंडियंस नहीं हैं। कुछ आउट ऑफ 25 हमारी टीम 25 लोग, 25 डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर्स की है, जिसमें से 4 इंडियंस हैं, बाकी अच्छी खासी नेटिव पॉपुलेशन है। फिर उसके बाद कुछ यूरोपियन हैं, कुछ अमेरिकन हैं। लेकिन आप जब जेपी मॉर्गन के ऑफ़िस में जाएंगे, जो वहाँ पे कुछ लगभग 2,500-3 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप गुड़गांव या बेंगलोर के ऑफ़िस आए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ, और जो कि हमारी एक खासियत भी है, हम आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा करते हैं, तो वो वहाँ दिखता है। और ना सिर्फ जेपी मॉर्गन के ऑफ़िस में, ग्लासगो में जितने और दूसरे भी ऑफिसेज़ हैं, बार्कलेज, मैकेंजी, इन सब के ऑफिसेज़ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंडियंस मौजूद हैं। अगर शुभम, जब आप स्कॉटलैंड गए, बहुत सारे देशों से आप जो लोग हैं बातें भी की होंगी। हमारे यहाँ जो भारत की बात होती है ना, क्या भारत और जो यूरोपीय देश है, एजुकेशन में क्या अंतर है, क्या बदलाव आया? मैं खुले तौर पे अगर आपसे पूछूं, जितना आपने समय वहाँ पे बिताया, दिक्कतें क्या हैं हमारे यहाँ, अभी क्या है जो पीछे अब छूट रहा है? जी, एक चीज़ मैंने नोटिस की कि हमारे यहाँ टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ पे काफ़ी फोकस किया जाता है। मैं दूसरे स्ट्रीम्स के बारे में नहीं बात करूँगा, एग्जांपल लूँगा सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बारे में जो मैंने पढ़ाई की है। तो हमने काफ़ी स्कूल से लेके कॉलेज तक हम काफ़ी फोकस्ड रहे हैं कि कैसे अपने टेक्निकल एस्पेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी इंजीनियरिंग जैसी फील्ड में वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बट सिर्फ यही एक स्किल नहीं होती जो आपको रियल वर्ल्ड में आगे लेके जाएगी, और जिसकी सिर्फ इसी की नहीं ज़रूरत होती। आपको लीडरशिप स्किल्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती हैं। आपको सिमिलरली सॉफ्ट स्किल्स की, कम्युनिकेशन, आप एक दूसरे से, अपने टीम मेंबर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने थॉट्स, आइडियाज़ कैसे शेयर कर सकते हैं, लोगों को कन्विंस कैसे कर सकते हैं, कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सोशल स्किल्स भी, कि आप किसी नए बंदे से, कि कोई नई एम्प्लॉई हैं या फिर कोई दूसरे टीम के एम्प्लॉई हैं जिनसे आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आप उनसे कितनी जल्दी, कितनी आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं और अपनी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये सारी सोशल स्किल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और रियल वर्ल्ड में काफ़ी ज़रूरत होती है। एक चीज़ हमने नोटिस किया यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से, और जो हमारे यूरोपियन और या अमेरिकन कलीग्स हैं, हमने देखा कि उनकी पढ़ाई में बाकी मल्टीट्यूड ऑफ जो एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उन स्किल्स हैं, उन पे भी ध्यान दिया गया है। हमारे यहाँ आई थिंक ये थोड़ी कमी रहती है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, होने चाहिए, लेकिन साथ साथ कोशिश करना चाहिए कि हमें स्टूडेंट्स को स्टार्ट से ही कोशिश की है, उन्हें मोटिवेट किया जाए कि अच्छे से कम्युनिकेट करें, अच्छे से कोलैबोरेट कर सके दूसरों के साथ, और साथ साथ उन्हें मोटिवेट करें कि फेल होने में डरना नहीं है जी। आप जितनी जल्दी फेल होंगे उतनी जल्दी आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इम्प्रूव कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें लगती है। फेलियर की आपने बात की जी, क्या कारण है कि हमारे यहाँ हो नहीं पाता? आई थिंक कुछ तो सामाजिक प्रेशर होता है, और उसके बाद बहुत बड़ी चीज़ होती है कंपटीशन की। सामाजिक प्रेशर की आपने बात की, सोशल क्या, मैं खुल के अगर पूछूं आपसे तो आई थिंक जो दूसरा मेरा पॉइंट है उसी से रिलेटेड है, कंपटीशन की बात है। जैसे भारत एक काफ़ी बड़ा देश है, हमारी पॉपुलेशन कुछ 1.5 बिलियन, 120-25 करोड़ के है। जैसे जेई का एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ हर साल 15 लाख
के आसपास बच्चे उसमें उस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। उनमें से 12-15 हज़ार 20 हज़ार स्टूडेंट्स को ही अपने मनपसंद के कॉलेजेस मिलते हैं, क्योंकि उतनी सीटें हैं। ऐसा नहीं। तो एक सबके मन में ये रहता है, जो बाकी स्टूडेंट्स जिनको लेट्स से आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी नहीं मिल पाया, उनके मन में ऐसा हो जाता है कि शायद हम उस काबिल नहीं हैं, कि हमें अच्छा नहीं मिला। और ये हम बातें कर रहे हैं जब एक स्टूडेंट 16-17 साल का होता है, और उस टाइम पे माहौल ज़रूर रहता है कि हम आसपास या फिर स्कूल्स में भी जो हम बातें करते हैं हम। आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ठीक है, नहीं, बिल्कुल लोग समझ लेंगे। हाँ। हाँ, बोल सकते तो हैं, दिक्कत नहीं। ये इट क्रिएट्स अ प्रेशर अराउंड यू, कि आप जो भी पीयर्स होते हैं आपके, ऑल दे टॉक अबाउट इज गोइंग टू एन आईआईटी और ट्रिपल आईटी। इट फील्स लाइक कि आप अगर वहाँ नहीं पहुँचे तो यू कांट डू एनीथिंग इन लाइफ, विच इज़ नॉट ट्रू। और इन सारी प्रेशर्स की वजह से पेरेंट्स का भी प्रेशर है, कभी कभार पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है, और साथ में जो आपके आसपास के नेबर्स होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा, रिलेटिव्स का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। तो इन सारी चीज़ों से स्टूडेंट्स बर्न आउट हो जाते हैं, और फिर मुश्किल होता है पिक करना, और उसकी वजह से हमें काफ़ी फोकस करना पड़ता है उन सारी चीज़ों पे जो वो एग्ज़ाम्स क्लियर करके आपको वहाँ आईआईटीज़ में ले जाएं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आईआईटी के लिए आपको 3 सब्जेक्ट्स मास्टर करने होते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी डू फॉर द 2 इयर्स। उस टाइम पे हम सब कुछ भूल जाते हैं, सोशल स्किल्स, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स, सारी चीज़ें भुलानी होती। अदरवाइज देयर इज़ नो ऑप्शन कि आप यू कांट अफोर्ड टू जस्ट स्टडी फॉर 5 to 6 आवर अ डे ड्यूरिंग वो जो 2 साल या 4 साल पीरियड होता है। यू हैव टू put everything that you are getting in the 24 hours. आप मे बी 6-7 घंटे सोएंगे, वो तो ज़रूरी ही है। 2 घंटे खाने पीने के लिए दिनचर्या के लिए चाहिए, बट उसके अलावा ऑल यू हैव टू डू इज स्टडी फॉर दैट एग्ज़ाम। और उस टाइम जो हम चीज़ें मिस कर जाते हैं, आई थिंक वो ज़रूर कुछ ब्रेक लाती हैं। और सिर्फ वही नहीं है, फिर आप आईआईटीज़ में आप जब आपके मन पसंदीदा कॉलेज भी मिल जाए, यू गो टू लेट्स से आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, यू थिंक कि हमारी दिस वाज द एंड। द स्टूडेंट्स को लगता है कि दिस वाज द एंड, अब हम अच्छी जगह आ गए हैं, यहाँ से ऑल वी हैव टू सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ से ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट स्टडी एंड विल गो। बट द रियल थिंग इज दैट्स वेयर द हार्डेस्ट थिंग स्टार्ट्स। अगेन वहाँ पे आपको असाइनमेंट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट एग्ज़ाम्स हमेशा देते रहना होता है, और अगेन प्रेशर वही फिर से क्रिएट होता है कि कुछ करना है, जितना अच्छा किया जा सके। फिर जो पहले स्कूल्स में आईआईटी और जेई के रैंक्स की बातें होती थी, वहाँ पे प्रेशर बातें होने लगती हैं कि किसका पैकेज किस साथ ज़्यादा है, कि और एक दूसरे से जो कंपैरिजन होना शुरू होता है, वो काफ़ी हमें लगता है अनफेयर होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट 2 लाख 10 लाख का पैकेज कम कमा लिया तो वो दूसरे वाले से अच्छा नहीं है। हो सकता है उसकी कोई और स्किल्स हों। ज़रूरी नहीं है कि मौके और लक की भी बात होती है। हो सकता है कि आप जिस दिन प्लेसमेंट में बैठे उस दिन आपकी फेवरेट कंपनी नहीं आई, और हो सकता है किसी और दिन कोई दूसरी कंपनी आ गई। हो सकता है आप ऑफ कैंपस अच्छा प्लेसमेंट ले जाएं। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन जब एक दूसरे से कंपैरिजन शुरू होने लगता है और ऑल वी थिंक अबाउट इज़ वन नंबर, कि मेरा ये नंबर दूसरे से ज़्यादा हो, दैट्स माय होल वर्थ, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी प्रेशर क्रिएट करती हैं। जैसे आपने अभी बात की ना मौके और लक की बात की, इसको क्या देखते हैं जी? आई थिंक दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, दोनों चीज़ें रोल प्ले करती हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आपको हमेशा डेडिकेटेड रहना होगा। यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर वर्क, और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, एंड दैट्स व्हाट आई मीन बाय लक, कि कब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू टेक इट, बट इट डजंट मीन कि आप एक टाइम फेल हो गए तो इट्स ऑल ओवर।
फिर से मौके आएंगे. ऑल यू हैव टू डू इज़ गेट अप, स्टार्ट गोइंग अगेन. अपना काम करिए, हमेशा अपने कर्तव्य से उसके तरफ ऑनेस्ट रहिए, और फिर मौके की तलाश में रहिए. जब आए तो आप उसे ग्रैब करने की कोशिश करिए. अब भारत से स्कॉटलैंड जाना जी. एक चैलेंजिंग भी था पहली बार, जी क्योंकि कहीं किसी देश में मुझे जहाँ तक लगता है पहली बार आप जा रहे हो, जी ज़रूर, और वो माता पहला पिता था. से मिलना, जी. परिवार भी अपना था, हाँ. नौकरी भी करनी है, कितना चैलेंज था. और डॉक्टर, मैं कहूँ आशीष, कैसे मतलब सामंजस्य के यार, नौकरी भी करनी है, घर पे बातें भी होती होंगी, कोई कोई मन ये भी करता होगा अरे यार वहीं पे ठीक है. अगर मैं साझा करूँ शुरुआती दिनों की बात. तो ज़रूर कुछ सिमिलर थॉट्स थे, लेकिन शुरुआती दिनों में तो जब ऑफ कोर्स ये पहला मेरा ट्रिप था, तो काफ़ी एक्साइटिंग भी था, आउट ऑफ कंट्री, और काफ़ी नर्वस भी थे, क्योंकि डर था कि आगे क्या प्रोसेस है. हमने ज़रूर गूगल सर्च करके जानने की कोशिश करी, जितना इन्फॉर्म्ड हो सके होने की कोशिश करी. लेकिन जब चीज़ें हम पहली बार फेस करने जा रहे थे, हम पहली बार इमिग्रेशन क्रॉस करने वाले थे, और पहली बार हम दूसरे देश जाने वाले थे, तो एक चीज़ हमें काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करूँगा कि जब हम इमिग्रेशन क्रॉस कर रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट से फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए, किस किस सन में? ये 2018 की बात है, हाँ, हाँ. जो मिड में. जी. तो इमिग्रेशन ऑफिसर, हमें डर था, हमने पुलिस ऑफिसर देखे हैं जो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो देखते ही हम दूसरी तरफ भागने की कोशिश करते हैं उनसे. लेकिन और वही फीलिंग थी कि अगेन वो भी एक हाई क्वालिफाइड ऑफिसर हैं, दे आर डूइंग सम चेक्स. तो हम काफ़ी डरे डरे आगे गए. उन्होंने कुछ सवाल किए कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं. एंड आई थिंक उन्होंने, इवन दो बहुत भीड़ थी वहाँ, उन्होंने टाइम लिया एक्सप्लेन करने की चीज़ें कि अगर ये सवाल आपको वहाँ पूछा जाए तो दिस इज़ हाउ यू आंसर इट, और if you go there, try to buy this kind of sim because you are going there first time. And one thing he said is always call your mom and dad, कि हर रोज़ कॉल करना, which I try to do. So ये एक एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा लगा जब हम निकले यहाँ से. और फिर वहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी, अगेन वो समर का मौसम था, काफ़ी बढ़िया मौसम था, काफ़ी अच्छा लगा वहाँ की वहाँ के एटमॉस्फेयर को देख के. काम वाम भी काफ़ी सही लगा, काफ़ी इनकरेजिंग लोग थे, सपोर्टिंग लोग थे. बट खाने पीने में थोड़ी स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किलें हुई, क्योंकि हम यहाँ के टेस्ट से और यहाँ की चीज़ों के साथ गए थे, लेकिन वहाँ पे माहौल काफ़ी डिफरेंट था, काफ़ी अलग. काफ़ी, जी बिल्कुल. और एक आध बार आप कहीं काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट भी चले जाइए तो वहाँ का टेस्ट और यहाँ का टेस्ट मैच करना काफ़ी मुश्किल होता. तो ये स्टार्ट में तो मुश्किलें रहीं, बट धीरे धीरे वहाँ पे आदत होने लगी, और धीरे धीरे हम चीज़ें पहचानने लगे कि कहाँ से आप चीज़ें ला सकते हैं जो कि आप खुद घर पे खाना बनाते हैं, तो कैसी चीज़ें कहाँ से सोर्स की जाएं ताकि आप घर पे ही अच्छा खाना, अच्छा पौष्टिक खाना बना सके. तो अब आदत हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं होती. आप दीपावली में घर आए थे? जी. और जी, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा घर से बाहर रहने में काफ़ी बुरा लगता है. जब दिवाली, दशहरा, होली का समय आता है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी जैसे कॉर्पोरेट कल्चर में है, तो सारी चीज़ों को प्रमोट किया जाता है. तो जस्ट हम यहाँ आने से पहले हमारे ऑफिस में भी दिवाली सेलिब्रेशन किया जा रहा था. लगभग 200-300 लोगों ने उन सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट किया. तो चीज़ें हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे इंडियंस का ग्रुप है. दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज थिंग्स लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, बड़ी होली और दिवाली के सेलिब्रेशंस भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं. बट ये सारे फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो आप परिवार के साथ मनाना चाहते हैं. बिल्कुल. तो ज़रूर कोविड के दौरान मुझे आने का मौका नहीं मिल पाया था. कई सारी दिवाली ऐसी रही कि जब हमें घर में बिताना पड़ा, और या फिर ऑफिस जाना हो उस दिन जाना पड़ा, और ऑल आई कुड डू इज़ हैव अ वीडियो चैट विथ माय फैमिली. तो हमने कोशिश की कि इस साल ज़रूर अगर मौका बन सके तो दिवाली पे आया जाए, क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो आप हर त्यौहार में भी आपको आसपास काफ़ी सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो काफ़ी वाइब्स अच्छी रहती हैं.
दिवाली में जिस तरीके से लाइट्स और दिए जलाए जाते हैं चारों तरफ, काफ़ी अच्छा लगता है। फिर एक बार जो पटाखे जलाए जाते हैं, काफ़ी एक्साइटिंग लगता है। पूरी गांव में अपने। जी बिल्कुल। तो काफ़ी और आसपास के छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खेलना, पटाखे वटाखे जलाना काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि इसमें दिवाली में जो आशीष, अंतिम सवाल आपसे पूछूं, आप जब छात्र जीवन में थे, स्टूडेंट लाइफ आपकी थी, क्या फैमिली का या फिर पापा का ऐसा प्रेशर होगा आज के समय में है ना कि नहीं बेटा आप आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, या फिर ये तैयारी करो, ये निकालना पड़ेगा? क्या कभी आपके घर वालों ने आपको ऐसा प्रेशर सा दिया कि फिर आपने जो सोचा वही किया? आई थिंक इस मामले में मैं काफ़ी लकी रहा। मेरे पापा और मम्मी की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहा। आई थिंक दे ऑलवेज ट्रस्टेड मी कि विश्वास। जी बिल्कुल, उन्हें विश्वास था कि मैं जो करूँगा वो अच्छा करूँगा, एंड दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। आई थिंक प्रेशर जो थोड़े बहुत आते हैं वो ज़रूर आसपास के लोगों से, रिलेटिव से आते रहते हैं, जो कि ऑल यू कैन डू इज़ टॉक एंड डिस्कस विद कभी देम। ऐसा समय है कि आशीष विचलित से हुए कि अरे यार कुछ दिक्कत हो गई, कुछ गड़बड़ सा हो गया, कभी ऐसा हुआ? जी ज़रूर, कई आज आप ऑन कैमरा साझा करें, कभी ऐसा कुछ हुआ? ज़रूर ऐसे डिफरेंट इंसिडेंट, छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। जैसे अगेन आई थिंक जब हम आई थिंक वन ऑफ द एग्जांपल्स वुड बी जब जॉब की लुकआउट पे रहते हैं, तो हमेशा पहली जॉब अप्लाई करने पे तो नहीं मिलती। तो और ये मेरे को सबसे पहली बार जब मैंने इंटर्नशिप सर्च करनी स्टार्ट करी थी, आई थिंक सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के दौरान, तो काफ़ी स्टार्ट में स्ट्रगल हुआ था। बिकॉज अगेन मैं अभी स्टार्ट कर रहा था, बहुत आइडिया नहीं था। जो भी थोड़ा बहुत हम लोग पीयर्स ग्रुप में डिस्कस किए थे, गूगल पे पढ़ा था, उसके हिसाब से हम लोग अप्लाई करते थे। तो उस टाइम पे लगता था कि अगर अभी इंटर्नशिप नहीं मिली तो आगे और कहाँ जाएंगे। तो और आगे का क्या रास्ता होगा, ये होता था। बट धीरे धीरे इंटर्नशिप मिली, हमने काम किया, कॉन्फिडेंस आया अपने अंदर, और फिर एक प्रोसेस पता चला कि अगर आपको कुछ लुकआउट पे जाना है, बाहर चीज़ें सर्च करनी है, इवन कैंपस प्लेसमेंट में भी कैसे लोगों से इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस आंसर करने हैं, ये सारी चीज़ों का धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लगा। तो फिर उसके बाद चीज़ें बदल गई। अब जब भी मैं जॉब लुकआउट पे जाता हूँ तो मुझे पता है कि पहली जॉब नहीं मिलने वाली। ऑफ कोर्स कुछ रिजेक्शंस होंगे, बट यू हैव टू पुट सम एफर्ट के कुछ इंटरव्यूज़ आपको देने होंगे कि यू नो 2-3 सालों से आपने कुछ वैसा नहीं किया है, तो उन चीज़ों को ब्रश अप करने के लिए, उन स्किल्स को ब्रश अप करने के लिए आपको 1-2 फील्ड इंटरव्यूज़ में जाना होगा, और फिर उसके बाद चीज़ें पिकअप करती हैं, और फिर आसानी से जो चीज़ें जो होना होता है वो होता है। आज आपकी फ़्लाइट है, जाना भी है? जी बिल्कुल। फ़्लाइट तो एक्चुअली कल है, तो आज हम दिल्ली जा रहे हैं, और फिर वहाँ से अपनी फ़्लाइट होगी। तो जी हाँ, बिल्कुल 5-6 दिनों की ये जो छुट्टी थी काफ़ी अच्छी रही। काफ़ी अच्छा लगा दिवाली सेलिब्रेट करके, और फिर जो डिफरेंट मंदिर हम आसपास गए हैं। आई थिंक आने के बाद से हर रोज़ हम कहीं ना कहीं एक नए मंदिर जा रहे थे। पहले स्टार्ट किया हमने अपनी गांव की काली माता जी के मंदिर से, शिवालय पे अभी हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, वहाँ गए। फिर कामाख्या स्थान, माँ भगवती, वहाँ रेवतीपुर। फिर कल हम लोग बनारस गए थे बाबा विश्वनाथ और माँ गंगे के दर्शन के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा। ये एक समय जो होता है दिवाली, दशहरा और छठ के आसपास का, काफ़ी रिलैक्सिंग होता है, काफ़ी स्पिरिचुअल टाइम होता है। हम ऑल वी टॉक अबाउट इज़ गोइंग टू अ गॉड्स प्लेस, भगवान के मंदिर जाते हैं, वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है चीज़ें करके, जो कि इन 5 दिनों में हमने बहुत किया। इट्स अ शेम कि सिर्फ 5 दिन की छुट्टी रही इस बार, क्योंकि कुछ और दिन रहता तो और अच्छा लगता, बट जो मिल सका वही बहुत है। अब जितना आपने हासिल किया, अपने जो आप बीटेक, एमटेक, पीएचडी वगैरह की, अभी आगे क्या कुछ है इस फील्ड में कि यार उससे भी मुझे हासिल करना है? अभी आगे अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, या फिर लोग रहते हैं ना कि यार ठीक है, अच्छी सैलरी है, ठीक है, अपनी नौकरी हो रही है, अभी आगे क्या सोचे? आई थिंक ये एटीट्यूड थोड़ा गलत होगा अगर किसी के कोई अगर इस एटीट्यूड से आगे बढ़े कि
I have got the job or it's a good salary, I just have to stay here. तो आई थिंक जिस तरीके से फील्ड प्रोग्रेस करती है स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस विद द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एआई, जो चीज़ें जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रही हैं, यदि आप अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे तो यू विल बी मेड रिडंडेंट वेरी सून। जो कि जो स्किल्स 20-30 साल पहले काफ़ी डिमांड में हुआ करती थी, बहुत सारी स्किल्स हैं जो अभी भी डिमांड में रहेंगी, वैसी बहुत जो फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स हैं वो रहेंगे, लेकिन वो ऐसे इतने माइन्यूट हो जाएंगे कि वो आप एआई से करवा सकेंगे। तो अगर आप सोचें कि या फिर वो टेक्नोलॉजीज़ ही दे विल गो अवे, उनसे बेटर टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो अगर आप एग्जैक्टली तो अगर आप नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखते तो यू विल बी मेड रिडंडेंट। तो आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई सी इन माय टीम एज वेल। मैं अपने जॉब में देखता हूँ, आई सी इवन दो पीपल हु आर एट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल, वाइस प्रेसिडेंट लेवल, they always try to upskill themselves, learn new things, नई टेक्नोलॉजी, नए कॉन्सेप्ट्स जो आ रहे हैं वो सीखते रहें। और ये सिर्फ सीखने से ये आपके इम्प्रूवमेंट की नहीं हो रही, आपके टीम गोल की, आप जो काम कर रहे हैं उसे आप इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और कर्म ही धर्म है, श्री कृष्ण जी ने कहा। आप अपने काम को जितने अच्छे से करेंगे आपको उतनी अच्छी रिस्पेक्ट आपकी मिलेगी सोसाइटी में, आपकी टीम में और हर जगह पे, और आप उतने ज़्यादा सेटिस्फाइड भी होंगे। तो सिर्फ अपने आप को आप अपस्किल कर रहे हैं तो ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए भी कर रहे हैं, और हर चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं, और इम्प्रूव करते रहना ही एक गोल होना चाहिए सबको। आई थिंक दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। ये मंत्र है अगर मैं कहूँ। जी बिल्कुल, आप इम्प्रूव करते रहिए। बिल्कुल। आज एक खास मुलाकात डॉक्टर आशीष उपाध्याय जी के साथ। गाजीपुर जिले के डेढ़गांवा गांव का ये उनका मूल निवास है, और लोग बाहर जॉब करते हैं विदेशों में, तो कम ऐसे लोग हैं जो आते हैं, लेकिन दीपावली पे आए थे। और मैंने पहले भी बताया आपको कि गाजीपुर जनपद में आपने देखा भी होगा विश्व हिंदू परिषद के जो जिलाध्यक्ष हैं विनोद उपाध्याय जी, उनके जो पुत्र हैं, आज उनका आगमन था। एक सीधी मुलाकात, खास मुलाकात मैंने उन युवाओं के लिए, इसीलिए मैंने इनका इतना समय लिया। ज़रूर बताइएगा आशीष, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रभु से हम लोगों की भी दुआ है कि आप इसी तरीके से दिन रात तरक्की करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।